अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज ना आप लोगों को बताना है कि अगर आपने रिसर्च करनी है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो हम रिसर्च के लिए टॉपिक कैसे चूज करेंगे, क्या काम करना होगा। अब आप लोगों ने कैसे रिसर्च स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं बेसिक थोड़ी सी पढ़ा दी आप लोगों को कि जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। ये सारी जो चीजें हैं ना, आपको आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके लिए ये है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज एपिजेनेटिक्स, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। जी बच्चे, उस्मान, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए का बनना, ये है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसक्रिप्शन। ये कंसेप्ट आता है सबको? एवरीवन इज क्लियर? अच्छा, डीएनए से आरएनए कौन बनाता है? कौन? डीएनए से आरएनए कौन बनाता है? ट्रांसक्रिप्शन हेल्प करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए से आरएनए की कॉपी बनाता है, जो डीएनए से आरएनए की कॉपी बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। क्या उसके लिए ये है कि आपने, मैंने बताया था कि ये एक जीन है। जीन के कितने पार्ट होते हैं? तीन। प्रमोटर, ऑपरेटिंग फ्रेम एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर, ऑपरेटिंग फ्रेम एंड टर्मिनेटर। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा? मैंने पढ़ाया था एपिजेनेटिक्स क्या होती है। सीक्वेंस में चेंज ना आए, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज चेंज बट विदाउट अल्टरिंग इन द जीन सीक्वेंस। ठीक है। अब ये आप लोगों ने क्या करना है कि इफ यू हैव दिस प्रमोटर रीजन, मैंने कहा था कि हमारा ये सेल है, सेल के अंदर बाहर से स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आने से अंदर एक प्रोटीन होती है, और वो प्रोटीन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है? एक होती है लोकल, एक होती है ट्रांस। अच्छा, जिस तरह अगर हम कहेंगे कोई बच्चा लाहौर में पैदा हुआ और लाहौर की ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा सिस। उसे हम क्या कहेंगे? सिस। ट्रांस, ट्रांसपोर्ट। ट्रांस का मतलब है कि वो बहुत पैदा किसी और जगह हुआ है और पढ़ किसी और जगह रहा है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांस स्टूडेंट। उसे क्या कहेंगे? इसलिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर अ प्रोटीन। अब आपको पता है ये न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम में पैदा वो हुआ प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम की साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन वो सिग्नल लेके काम कहाँ जाके करती है? न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए इसको कहते हैं बहुत दूर जगह पैदा होती है और बहुत दूर जाकर, अगर आपकी जॉब ऑस्ट्रेलिया में हो जाए एज ए लैंडस्केप डिजाइनर, तो आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस वर्कर होगे। क्या होगे? सिस वर्कर नहीं होगे। सिस वर्कर वो होगा जो उधर ही पैदा हुआ, उधर ही काम कर रहा है, उसे हम कहेंगे। अच्छा, अब ये जो जीन है ना, इसका ये वाला जो रीजन है, इसके अंदर होता है स्टार्ट कोडान। पढ़ाया था। ये इसके होता है स्टॉप कोडान। स्टार्ट और स्टॉप कोडान के दरमियान में से मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए कहां से बनता है? ओपन रीडिंग फ्रेम से। कहां से बनता है? ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर। जो स्टार्ट और स्टॉप कोडान, कोडान पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया? अच्छा, कोडान्स क्या होते हैं? हाँ, थ्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं? थ्री न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। फर्स्ट किया हमारे पास है, मैं आपको बड़े आसानी से समझा दूं। अच्छा, ये जो कोडान है ना, आपको बताता हूँ नेचर ने इसको कैसे चूज किया। एक होता है नेचर, नेचर में कोडान। अच्छा, ये कोडान क्या है? आपकी जो मोबाइल है ना, उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई है। प्रोग्रामिंग क्या हुई है?
कि इसके अंदर ये सिम डलेगी यूफुल की, तो यूफुल के सिग्नल आएंगे। यूफुल की सिम के अंदर क्या हुई है, प्रोग्रामिंग हुई हुई है, क्या हुई है। तो अच्छा, अब वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। इसी तरह हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी जो केमिकल्स हैं, उनकी एक लैंग्वेज है। उसको हम कोडान, उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो एक केमिकल्स है, उनको एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम कहते हैं कोड्स। उसे क्या कहते हैं, कोड्स। हमने ये देखना है कि बायोलॉजिकल जो डाटा है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं प्लांट के अंदर, ये जो सारा प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। इसको हम किसी ना किसी कोड की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उस कोड्स को एनालाइज करेंगे, फिर उससे हमें समझ आएगी कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम चल कैसा रहा है। अच्छा, इसको हम कहते हैं कोड्स। क्या कहते हैं, कोड्स, कोडान, कोड्स। जैसे हमारी सिम है, उसके एक खास कोड्स हैं, सिर्फ वही कोड वर्क करते हैं, और उसी तरह की सिम उसके अंदर डालते हैं तो वही काम वो करती है, वही सिग्नल वो लेती है, वही सिग्नल वो ट्रांसमिट करती है। ठीक है। इसी तरह ही जो हमारा ह्यूमन प्लांट का, या ह्यूमन या बैक्टीरियल कोई भी जीन्स है ना, उनका जो सिस्टम, उनके अंदर सबके अंदर प्रमोटर होता है, सबके अंदर ऑपरेटिंग फ्रेम होता है, सबके अंदर। अच्छा देखो, इतना कंजर्व सिस्टम है। अगर यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन है ना प्लांट के जीन के अंदर, तो एनिमल जीन के अंदर भी स्टार्ट कोडॉन एटीजी ही होता है। अगर बैक्टीरियल जीन है तब भी स्टार्ट कोडॉन एटीजी ही होगा। और दुनिया की 99.9% प्रोटीन का पहला जो तीन ओपन रीडिंग फ्रेम के ये एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, ये तो पता ना एडेनिन क्या होता है, थायमिन क्या होता है, ग्वानिन, यही है सबके। और यही से मैसेंजर आरएनए बन रहा है। जब एटीजी है ना, इसे मैसेंजर आरएनए क्या बनेगा, अगर एटीजी हो, यहाँ पर दूसरा कोडान हो सीसीसी, जीसीए, तो एटीजी से बनेगा ए यूजी। क्यों यूजी बनेगा, यूरासिल होता है, या आरएनए में यूरासिल होता है। और एयूजी से जो प्रोटीन बनेगी ना, वो होगी मिथियोनिन। पहली ये कोड है मिथियोनिन का। ये कोड क्या है, मिथियोनिन का। पर क्या हमारे पास अगर इस तरह का एक टेबल हो, जी जी काम, ओके, इफ वी हैव अ टेबल लाइक दिस, चार न्यूक्लियोटाइड है ना, एक, दो, तीन, चार। यहां पर है ए, टी, जी, सी। ए, टी, जी, सी। इधर भी ए, टी, जी, सी। ठीक है। फिर आपने यहां पर लिखना ए, टी, जी, सी, ए, टी, जी, सी, ए, टी। ठीक है। अच्छा, अब जब नेचर ने कोड कैसे बनाया, नेचर कैसे काम करती है, नेचर, अब हमें नहीं पता था नेचर काम कैसे करती है। लोगों ने देखा कि यार, अगर हमने देखा कि ये इस तरह की, जब हमने डीएनए सीक्वेंस बनाया ना, हर डीएनए सीक्वेंस के पहले शुरू में ये तीन चीजें आ रही हैं, और उससे हर प्रोटीन के अंदर मिथ्योनिन आ रही है। अब कैसे समझा होगा कि ये है कोडान जो है, थ्री थ्री न्यूक्लियोटाइड का, इसको कहते हैं ट्रिपलेट कोडान। इसी का कहते हैं ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का एक पूरा जो सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं कोडान। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ए, इधर से भी ए, इधर से भी ए। अगर इधर से ए आए, इधर से भी ए आए, तो दूसरा क्या है, टी। सिमिलरली ए, ए, जी, ए, ए, सी। फिर यहां पर ए, टी, ए, ए, टी, टी, ए, टी, जी, ए, टी, सी। इस तरह ये 64 के 64 खाने आपने भर देने हैं। टोटल कितने बनेंगे, ये कितने खाने हैं, चार, चार, आठ, चार, बारह, चार, 16। और हर एक के अंदर चार कोडान बन रहे हैं। हर एक के अंदर कितने बन रहे हैं, तो इसलिए ये बने, टोटल कितने कोडान बने, 64। लेकिन अमाइनो एसिड कितने हैं,
20 अमाइनो एसिड कितने हैं? अच्छा, अगर नेचर में 64 कोडान बन रहे हैं, 64 कोडान है, तो अमाइनो एसिड 20 क्यों है? वो भी 64 होने चाहिए। 64 कोडान है ना, तो एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। एक कोडान एक अमाइनो एसिड, फर्ज किया यहाँ पर एक जो है ना, ये यहाँ पर है ATG, ये जी है ना, ये किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। ये किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। और मैं इधर से एक टेबल निकाल लूं। वेरी गुड। अच्छा, अगर हो ए ए जी ए आर्जिनिन, ए जी ए, ये किसको कोड करता है? आर्जिनिन को। आर्जिनिन को, ये क्या है? आर्जिनिन क्या है? अमाइनो एसिड है। ये क्या है? अमाइनो एसिड है। अगर हमारे डीएनए की सीक्वेंस के अंदर इस स्टार्ट कोडन के साथ एजीए होगा, तो इससे जो आरएनए बनेगा वो भी एजीए बनेगा, क्योंकि इसमें टी नहीं है। तो इससे जो अमाइनो एसिड बनेगा वो आर्जिनिन, उसको हम ए से लिख देते हैं। आर्जिनिन को किससे लिख देते हैं? ए से। अगर सी 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 हो, अगर सी, उधर भी सी, ये लास्ट वाला होगा सी सी सी, अगर ये सी 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 होगा तो क्या होगा? ये कोड करेगा एलानिन को। किसको? एल, जी बच्चे, ये वाला होगा। हाँ सर, क्या होगा? हाँ, ये वाला होगा सी सी सी। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सॉरी, ये सी ए सी होगा ना, ये सी ए सी होगा। सी 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 किसको कोड करेगा? एलानिन को। अब अगर यहाँ पर हमें लिखे सी ए सी सी, अब ये भी पहला भी हमारा क्या था? ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एलानीन है। तो इसको हम और लिख दे, एन लिख देंगे, फर्ज किया। इसका नंबर क्या लिख देंगे? इस तरह लोगों ने 20 अमाइनो एसिड को 20 डिफरेंट वर्ड दे दिए, एक एक सिंगल, मतलब एक को ये दे दिया, एक को बी दे दिया, एक को सी दे दिया, एक को डी ई एफ जी एच आई, ये सारे वो दे दिए इनको लफ्ज। अब हमारे हमने, अच्छा, अगर कंप्यूटर के ऊपर ना अगर हम एयू भी लिखेंगे ना, तो हमें कहेगा ये स्टार्ट कोडान है। जिस तरह मैं कहेंगे ना, अभी फर्ज किया लिखेंगे, फर्ज किया कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के अंदर हमने लिखना हो ना फॉरवर्ड, उसका कोड है FW। जब भी हम कोडिंग के अंदर FW लिखेंगे, इसका मतलब है फॉरवर्ड। अच्छा, अगर कहेंगे टर्न राइट, तो उसका कोड है TR90। TR90 का कोड क्या है? इसका मतलब है कि मैं यहां जा रहा हूं, टर्न राइट, राइट 90, 90 एंगल के ऊपर मैं टर्न हो जाऊं। अगर हमने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर कोई आपने बनानी है, ऑटोमेटिक कार बनानी है, उसको बताएंगे कि अगर इस तरह का सिग्नल आ जाए तो आपने उसको कोडिंग कर दी कि आपने राइट हो जाना है या लेफ्ट हो जाना है। वो उस रहा, उसको एक पूरी प्रोग्रामिंग है, उसका हम पूरा टर्न राइट नहीं लिखेंगे, तो इतना लिखेंगे तो इतने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा कि वो स्पेस नहीं होती इतनी कंप्यूटर भी। इसलिए उसको कोड में लिखा जाता है, इसलिए उसको क्या लिखा जाता है? कोड में लिखा जाता है। इसी तरह अगर हम अब इसके नेचुरल लिख रहे हैं, यहां पर हम लिखते हैं ए के साथ एडिनिन पूरा, तो वो तो इतनी स्पेस ले लेगा कि शायद हार्ड डिस्क की हमारी वो एक लफ्ज लिखते हैं ना एक हार्ड डिस्क के ऊपर, तो एक बिट है, 1000 लिखते हैं 1 किलो बिट, 10,000 किलो बिट लिखते हैं तो वो 1 MB, 10,000 MB लिखते हैं तो 1 GB। अगर हम ये 10,000 GB लिखे तो 1 TB। और इतनी हमारा एक ही ऑर्गेनिज्म का डीएनए या हम लिखेंगे तो वो इतना, पर जब वो हमारा ऑर्गेनिज्म का जो साइज है सिट्रस का, वो 370 मेगा बेस पेयर है। इट मीन अगर हमने इसका एनालिसिस करना हो, हमारे पास 20 स्पीशीज का आपस में एनालिसिस करना हो, और हर एक के साथ हम पूरा एडेनिन लिखे, वो तो इतनी स्पेस हो जाएगी।
इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसको कोड्स में कन्वर्ट कर ले, जो नेचर को हम कोड्स में कन्वर्ट कर दें, किसमें, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके इस सिस्टम को, इस सिस्टम को। क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर ए लिखेंगे तो उसका मतलब वो सॉफ्टवेयर को हमने प्रोग्रामिंग की है। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब गुआनिन, सी का मतलब साइटोसिन। लेकिन जब हम कहेंगे तो जब हम पहले ये लिखेंगे कि प्रोटीन की सीक्वेंस है, फिर ए लिखेंगे तो एलानिन। जब शुरू में ये लिखेंगे कि डीएनए की सीक्वेंस है, फिर ए लिखेंगे तो एडेनिन। अच्छा, एल लिखेंगे लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। वो सारी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी मशीन को हमने लर्न कराया हुआ, मशीन को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है। हमने उस मशीन को ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है। हम अब उसके अंदर हम अपना डाटा डालेंगे तो हमें उसको एनालाइज करके दे देगी। मेरी बात को समझ आई? इस तरह हम कंप्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेगा हमें। ये कोड्स की समझ आ गई? कोड्स क्या होते हैं? कोड्स क्या होते हैं कि दे हेल्प। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि शायद आप लोगों के दुनिया में पुराने जमाने में जब भी कोई नेचर में लोगों के दरमियान प्रॉब्लम आती थी, लोग उसको हल करने के लिए ना कुछ बैठे करते थे, यार ये प्रॉब्लम आ गया, क्या किया जाए। अब प्रॉब्लम इतने कॉम्प्लेक्स हो गए ना, जब तो उन्होंने कहा यार आप ये सादा बातों से प्रॉब्लम हल नहीं होते, हमें ना कोई चीज ऐसी, मैथ की कोई ऐसी करनी चाहिए। तो अल खवार्जमी ने क्या किया कि अलजबरा डिस्कवर कर दिया। क्या कर दिया? अलजबरा। अलजबरा ये कहा कर दिया, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। एक एक्वेशन बना दी। हमें पता चला कि ए जो है, अच्छा, एक स्लोप होती है, जितना एक्स बढ़ेगा उस फर्ज किया, अगर हमने 2 ग्राम फर्टिलाइजर ऐड किया है एक्स्ट्रा, उसे 1 ग्राम यील्ड बढ़ेगी, या 4 ग्राम या 5 ग्राम यील्ड बढ़ेगी। तो हम इसकी स्लोप है, उसकी वैल्यू इधर बनाएंगे। तो बढ़ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 0.3 प्लस 4 या 2x है। x क्या है? फर्टिलाइजर। x क्या है? y क्या है? यील्ड। फर्टिलाइजर 1 ग्राम फर्टिलाइजर डालेंगे तो यील्ड कितनी आएगी? 0.3 प्लस 2 इंटू 1, 2.3। ठीक है, अगर 2 ग्राम तो यील्ड कितनी आएगी? अच्छा, ये एक डाटा है, डाटा एनालाइज करके ना लोगों ने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, लेकिन अब ये तो वो इक्वेशन थी, हम हमारा क्या था, अब ये इक्वेशन कैसे बनती है? जब आपके पास एक्स की कोई वैल्यू हो, एक्स की वैल्यू क्या हो, पर क्या आपने 2 ग्राम फर्टिलाइजर डाला तो 5 किलो यील्ड आई, 4 ग्राम डाला तो 10 या 12, फिर 5 ग्राम डाला तो हमारे पास 20 आ गई। इसको जब हम इसको एक ना ये स्टैटिस्टिकल एक एनालिसिस है, उसके थ्रू जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो उस बेस के ऊपर हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। जब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है ना, ये एक्स और वाई का, जब हम नेचुरल डाटा, ये नहीं कहने वाली इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बननी है थ्रू वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर। जब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी यील्ड कितनी होगी। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में आपको बताऊंगा। कि वो भी जिस तरह वो मैडम पढ़ा रही थी, रिग्रेशन और कोरिलेशन। वो रिग्रेशन वो एक्चुअली ये है, इसके थ्रू हमें ना क्या पता चल जाता है कि हमारी यील्ड कितनी होगी, अगर हमारी इनपुट्स ये हो तो आउटपुट क्या होगी। लेकिन ये था कागज की बेस के ऊपर। फिर लोगों ने कहा नहीं यार, अब हमारे पास तो अगर ये 6 ट्रीटमेंट है, 6 का और वराइटीज है और 7 का, और ये 4 भी वैल्यूज हो, तो हम कागज पे उसको प्लस करके एवरेज निकाल के ये इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर डाटा ही लाखों में हो तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब लोगों ने कहा कि अच्छा, अब ये सारा प्रॉब्लम ना हमें किसी, जब कंप्यूटर साइंस आया तो कहा यार कंप्यूटर को ना समझाएं कि ये हमारा मसाइल है, इसको हल करके ना मशीन को ट्रेन किया जाए, मशीन को ट्रेन किया जाए। तो लोगों ने यही अलजबरा को एल्गोरिदम का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? आपने देखा होगा कि एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम कहते हैं कि अपने प्रॉब्लम को कंप्यूटर को समझाना,
और कंप्यूटर में उस एल्गोरिथम की बेस के ऊपर ना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देता है। ठीक है, हम अगर कंप्यूटर को समझाएंगे तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाएंगे ना। हम क्या समझाएंगे? कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपको समझाना है या इसको समझाना है, तो मैंने उधर भी कहा था जैसे चाय बनानी है, बताया था आपको, वही एल्गोरिथम वो पता है ना आप लोगों को। एग्जैक्टली सेम जब हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा आया, तो हमने देखा कि अब कंप्यूटर को कैसे समझाया जाए। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डीएनए होता क्या है, डीएनए वर्क कैसे। आप जितनी मर्जी तो टेक्नोलॉजी उस वक्त तक डेवलप नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी बेसिक नहीं आती। चार्ल्स बैबेज जिसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया होगा, उसको पहले पता होगा, उसने सारी अलजेब्रा मैथ ये सारी बेसिक चीजें उसको आती होंगी, तभी उसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी ना। अगर हम कहेंगे कि यार तो हमको बेसिक नहीं आते, हम तो एआई आ गया तो बस मैं आपको पता ही नहीं है कि पौधे को कितना पानी देना है, अब सॉफ्टवेयर को बता दे, वो गलत बता दे कि इतना पानी देंगे तो इतना होगा, इतना पानी देंगे तो, और आपने एक्सपेरिमेंट ये नहीं हुआ एक्स और वाई वाला, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप कैसे एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकेंगे? क्योंकि कंप्यूटर साइंस वालों को नहीं पता कि पानी कितना देना है, वो डाटा उन्होंने आपसे ही लेना है। या स्टैट वालों को नहीं पता कि वो पानी कितना, कितने न्यूट्रिएंट्स देने हैं और कितनी खाद देनी है, ये आपके डाटे के बेस पे ऊपर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देना है। बाद में वो सॉफ्टवेयर आपने यूज करना है, एक अननोन डाटा आता है उसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, बेसिक जो सॉफ्टवेयर है उसकी स्किल्स आपकी ही है, वो हॉर्टिकल्चर वालों की ही है। मेरी बात की समझ आई ना? इस तरह ये जो डीएनए की सीक्वेंस का डाटा था, पहले लोगों ने देखा था इस तरह की सीक्वेंस आती है, एडेनिन आती है, उसका नाम उन्होंने एडेनिन दे दिया, एक को गुआनिन दे दिया, एक को साइटोसिन। अब देखिए ये इस पैटर्न को स्टडी करना है, कैसे इसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी शक्लें एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, इसकी बेसिक बेसिक इसकी साइंस क्या है। ये डिफरेंट वैरायटी है, एक वैरायटी अच्छा परफॉर्म करती है, एक नहीं परफॉर्म करती, ऐसा क्या होता है इसके अंदर। पहले तो लोग सिंपल वो डाटा एनालिसिस करते थे, वो विटामिन विटामिन कंटेंट मालूम कर लेते थे, पता चल जाता था ओके ए विटामिन ज्यादा है। लेकिन कहते हैं यार अकेला विटामिन इज नॉट, एक केमिकल को एनालिसिस करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर को हजार और केमिकल भी डिस्टर्ब हुए हों। ये नहीं भी एक ही, अगर मुल्क पाकिस्तान बनाया तो उसके अंदर लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी होंगी, एक अकेला कायदे ने तो ना किया होगा काम। जब इतना बड़ा डाटा होगा इतने बड़े लेवल, इसको कहते हैं हाई थ्रूपुट डाटा, इसको क्या कहते हैं? और जब इस हाई थ्रूपुट डाटा को अंडरस्टैंड करना तो पता चला कि वी नीड सम गुड कंप्यूटर्स, वी नीड। तो इसीलिए अब ये जो डाटा था, इसकी एक नई ब्रांच ऑफ साइंस डिस्कवर हुई जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसको क्या कहते हैं? बायो बायोलॉजिकल डाटे की इंफॉर्मेशन निकालनी डाटे से, इसलिए ये बायो डाटा साइंस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बायो डाटा साइंस। इंफॉर्मेटिक्स का मतलब है डाटा, डाटा में से इंफॉर्मेशन निकालनी। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी दुनिया में डाटा आया हुआ है उसको कैसे स्टडी करना है। उसके लिए आपको कोडांस का पता लग गया, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अच्छा, ये काम ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ है, ये तो आपको समझाया कि उन्होंने जो सॉफ्टवेयर इसको आपने यूज करना है, वो ऑलरेडी लोगों ने ना उसको, उसके अंदर कई डाटे एनालाइज भी किए हुए हैं और उसको ट्रेंड भी किया हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक नया डाटा ऐड करना है उसके अंदर, फिर उससे पूछना है कि आपके प्रीवियस जो नॉलेज है, मशीन तेरा जो प्रीवियस नॉलेज है। अब आप भी कहते हैं कि बड़ा बड़ा सियाना है, उन्होंने पूरा पाकिस्तान बनते देखा है, जो ये बड़ा एग्रीकल्चर के अंदर हर किसान है, उसने कई बार वो काम किया होता है, और उसे किससे मशवरा ले ले। समझो ये कंप्यूटर से हमने मशवरा लेना है कि मेरा ये डाटा आया है, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो अच्छी है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, और उसके अंदर ऐसी क्या चीज है। समझो हमने एक मशवरा लेना है और उस मशवरे को एनालाइज करके हमने एक पेपर की फॉर्म में प्रोजेक्ट की, और उस मशवरे से फिर आपने कहना है कि अच्छा
इससे वे फॉरवर्ड क्या होगा, ये तो आपने बता दिया। अब इससे फ्यूचर में क्या रिसर्च करूंगी, जब करूंगा वो भी हम इंफॉर्मेशन खुद से निकालेंगे, अगर आप इंटेलिजेंट हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? तो ये वो कहानी है कि आपने डीएनए से, अच्छा ये प्रमोटर रीजन के अंदर ना कुछ इसी तरह की सीक्वेंसेस भी होती है, और उसे कहते हैं एलिमेंट्स, उसे क्या कहते हैं, सिस, जिसको मैं कहता सिस और ट्रांस। वो प्रमोटर रीजन, इसके अंदर एक सीक्वेंसेस होती है, फर्स्ट क्या कैट बॉक्स है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा, वो इस कैट बॉक्स के साथ बाइंड करेगा, तब डीएनए से आरएनए बनेगा। जब तक ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ये प्रमोटर रीजन के अंदर जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, ये आपस में बाइंड नहीं करते, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाना नहीं शुरू करेगा। आरएनए से प्रोटीन बनेगी, आरएनए से आगे प्रोटीन को क्या कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसका तो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अच्छा अब कहानी आपने यहां से स्टार्ट करनी है, ट्रांसलेशन से। नहीं, वो जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स है ना, उसके अंदर कोडान नहीं होते, वो 6 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं। कोडान सिर्फ ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर होते हैं। और कोडान कोटिंग रीजन को भी कहते हैं, कोटिंग रीजन उसे कहते हैं जिससे प्रोटीन बनी होती है, जिससे वो आरएनए डीएनए का पार्ट जिससे प्रोटीन बनी, उसे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। समझ आ गई? और जो ये प्रमोटर रीजन होता है या टर्मिनेटर रीजन होता है, नॉन प्रोटीन रीजन या अनट्रांसलेटेड रीजन। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, प्रोटीन में जो बनता है, जिसे प्रोटीन नहीं बनती उसे हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड। अन, इसी तरह ये प्रमोटर रीजन और ये टर्मिनेटर रीजन, ये दोनों है, ये 3' का अनट्रांसलेटेड रीजन है, और ये 5' अनट्रांसलेटेड, इसको प्रमोटर भी कहेंगे। समझ आ गई? अब आप लोगों ने टॉपिक कैसे चूज करना है, क्वेश्चन ये है, हाउ टू चूज। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, अब हम चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक चूज करूं। अच्छा टॉपिक चूज करने से पहले आपको मैं अभी थोड़ा सा ना एक और इंफॉर्मेशन बता दूं। अच्छा इंफॉर्मेशन ये है कि अमाइनो एसिड मिलते हैं ना, सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। समझ आ गई बच्चों? अब ये जो प्रोटीन बनेगी, सबसे पहले इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये तो आप हमने पढ़ा होगा। फिर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं, और कुछ फिर इसके ऊपर भी एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो आप हमारे पास ना मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड्स है। अब फर्क है, जब 4 अमाइनो एसिड मिलके ना एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ बेसिक है, कोई एसिडिक है, कुछ बेसिक है, ये एप्सिलॉन, या कोई इस तरह की स्ट्रक्चर बना दे, एम शेप, कोई इस तरह की बना दे, जिस 7 8 10 न्यूक्लियोटाइड मिलकर ना जो एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसको कहते हैं मोटिफ, इसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। और फिर कई मोटिफ मिलकर डोमेन बनाते हैं, मोटिफ मिलकर क्या बनाते हैं, और कई डोमेन मिलकर प्रोटीन, इसे कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर होते हैं क्वार्टरली स्ट्रक्चर, जिसके हम कहते हैं प्रोटीन। यहां तक समझ आई है? अच्छा अब प्रोटीन किसकी बनी होती है, डोमेन की। अब डोमेन क्या होती है, जिस तरह मैंने अक्सर मैं बताता होता हूँ, ये जो हमारी चेयर है ना बच्चे, ये जो चेयर है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, ये अगर ये पूरा कमरा हम इसको कहें एक प्रोटीन, इसकी जो चेयर है ये एक डोमेन है, ये पंखा एक डोमेन है। अच्छा अब पंखा हो पर ना हो तो हवा आएगी। अच्छा पर इसका मोटिव है, पर क्या है, इसके अंदर मोटर लगी है वो एक मोटिव है, इसका जो स्विच है वो एक मोटिव है। समझ आ गई आपको? इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो, अच्छा लेकिन काम कब होगा, जब डोमेन की फॉर्म में होगा। इसलिए प्रोटीन का वो मिनिमम यूनिट, जो एक फंक्शनल यूनिट है, उसे हम कहते हैं डोमेन। उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन ही होगी ना। ये अगर अकेली डोमेन हो ना एक, तो वो काम करेगी, ये अकेला पंखा काम, इसको स्विच के साथ चाहे इधर लगा लो चाहे बाहर, यहाँ ये अकेला भी काम करता, हम अकेले को भी प्रोटीन कह सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ ये 4 5 6 और डोमेन भी हो, तो एक उसको डोमेन का नाम और रखते हैं, इस प्रोटीन का नाम हम रख देंगे पंखे वाला डोमेन, पंखे वाला जीन।
हम क्या कहेंगे? अगर हम यहां पर पंखे ना लगा हो, एसी लगा हो, हम कहेंगे एसी वाला जीन, एसी वाला कमरा या एसी वाला जीन। ठीक है, हम किसी भी जीन का नाम रखते हैं उसकी डोमेन की नेम की बेस के ऊपर। किसी भी जीन का नाम कैसे रखते हैं? फर्ज किया आपने आपका पूरा नाम क्या है पूरा? मोहम्मद अली खान के। एक और लड़की आती है, उसका नाम है शिजा अली या शिजा शादिया खान। तीसरे का नाम आता है अली नूर खान। इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या है? हम इसको कहेंगे खान फैमिली। इसको क्या कहेंगे? खान फैमिली। क्योंकि इन तीनों के अंदर एक इसी तरह डोमेन्स होती है। अगर एक जीन है ना, उसके अंदर ये एक मॉडल डोमेन, जिसको डॉग डोमेन है फर्ज किया, और इन तीनों के अंदर डॉग डोमेन हो, बाकी डोमेन चाहे डिफरेंट हो, इसको हम कहेंगे डॉग जीन फैमिली। इसे क्या कहेंगे? अच्छा, समझ आ गई? अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट क्या डॉग जीन फैमिली के ऊपर काम, अब आपने देखना है कि किस स्पीशीज में नहीं हुआ हुआ, किस स्पीशीज में। फर्ज किया हमारा एक प्लांट है एलियम सिपा। एलियम के अंदर हमने देखना है, गूगल स्कॉलर में जाना है आप लोगों ने, वहां पर आपने लिखना है जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ डॉग जीन फैमिली इन ऑलिव। अगर तो पेपर हुआ तो आप इस टॉपिक पे काम नहीं करेंगे। अब आपने ऑलिव की जगह आपने लिख देना है, फर्ज किया एलियम सिपा, ऑनियन लिख दें। अगर ऑनियन पे काम नहीं हुआ हुआ तो आप यू विल चूज दिस टॉपिक, यू विल, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस जीन फैमिली इन ऑनियन। क्योंकि किसी ने दुनिया में इसके ऊपर, दिस इज द नोवेलिटी ऑफ योर वर्क आपकी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, जब आप इसको काम करेंगे, आप काम क्या करना चाह रहे हैं? आप डॉग को ऑनियन के अंदर, तो डॉग के फर्ज किया ऑनियन के अंदर 49 मेंबर्स हैं, 49 ऐसे जीन हैं जिसके अंदर डॉग डोमेन है। इट मीन दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। कुछ जीन्स ये काम कर रहे होंगे कि वो फ्लावर डेवलपमेंट के अंदर रोल होगा, कुछ होंगे वो सीड को कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर उसका रोल होगा, कुछ का होगा पेटल की फॉर्मेशन के अंदर रोल होगा, कुछ का रोल होगा कि वो रूट की डेवलपमेंट के अंदर रोल होगा। लेकिन हमें नहीं पता कि डॉग जीन फैमिली जो ऑनियन के अंदर है, उनके अंदर कौन सा जीन का क्या फंक्शन है, पहले तो ये मालूम करना है। दूसरा ये मालूम करना है कि ऑनियन के अंदर जब डॉग जीन आया, द डॉग जीन फैमिली ऑनियन के अंदर है, उसने ऑनियन की ग्रोथ के अंदर क्या रोल है उसका? नहीं लगी समझ? पर क्या सॉर्गम के अंदर उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पर क्या सेम है ना? वैसे आप तीनों है, आप तीनों डॉग जीन है। अब आपको कर दिया गया ऑनियन के अंदर, जहां बैठ के आप और तरीके से काम करेगी। अगर आप तीनों को लाइब्रेरी के अंदर चला जाए तो आप वहां और तरीके से काम करेंगी। अब आप कहेंगे कि आप अपने अच्छा, आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया गया, ठीक है, और वहां पर टीचर सारे एनवायरमेंटल साइंसेस के थे, उन्होंने आपको ग्रुप और तरीके से कर दिया। जब आपने, आपके पास ड्रॉवर नॉलेज था, आपने उनको और तरीके से एनवायरमेंटल साइंसेस और डॉग जब मिले हैं तो एक नई तरह का सिस्टम डेवलप हो गया। ये देखो, जब मक्का से लोग मदीना गए, मदीना जाकर उन्होंने शायद नया सिस्टम बना लिया, ठीक है। वो लोग वही थे, लेकिन जब वो मक्का में रहते थे तो और तरीके से रहते थे। वहां पर यहूदी है और बाकी कौमें आई, उनके साथ मिलकर दे माइट हैव इवॉल्व इनटू अ न्यू सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटी। अब आप ये नहीं कहेंगे ठीक है कि अब आपने उस पेपर के अंदर आपने ये चीज मालूम करनी है कि इस जीन फैमिली ने जब ऑनियन के अंदर अपने आप को क्या मॉडिफाई किया, उस जीन के अंदर क्या चेंजेस आई, और उस जीन ने ऑनियन के अंदर क्या चेंजेस लेकर आई, ये नॉलेज होगा। तो नॉलेज क्या होगा? ये जीन फैमिली जब इवॉल्व हुई ऑनियन के अंदर, तो ऑनियन के अंदर इवॉल्व होने से ऑनियन के अंदर, अच्छा फर्क किया, आपने देखा कि ऑनियन के अंदर
ऑलिव के अंदर 49 टीम्स है, ऑनियन के अंदर 35 है। ये 35 क्यों रह गए? बाकी 14 जीन कहां चले गए? अच्छा, क्या इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो काम जो आज फर्ज किया, हम एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हम काम कर रहे थे पहले गारमेंट्स की, फिर उसी बंदे ने कहा यार हम ना गारमेंट्स की बजाय मैं सीमेंट फैक्ट्री लगा लेता हूँ। लेकिन वो बंदे जो निटिंग वाले थे वो उनको चाहिए नहीं होंगे अब, उनको वो लीड कर देगा। लेकिन जो मैनेजर वाली पोस्ट होगी या कोई कलर कलर तो वो उनको चाहिए होंगे, वो उनको कीप रखेगा, लेकिन उनकी ड्यूटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? मैं सोशल जो लाइफ है ना आपकी, उनसे बताने की कोशिश करता हूँ कि आपने इस फैमिली को कैसे सोचना है कि हमारी ये जो जीन फैमिली है जब इस क्रॉप के अंदर आई है, इसके साथ क्या हुआ है, इनके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हुआ है, और इसने बाकी फैमिली मेंबर के साथ फैमिलाइजेशन कर दी है, सारी चीजें कर दी है, मतलब माहौल ही खराब हो गया। उसे पौधा जो उसके अंदर फ्रूट की अंदर जूस ज्यादा था, लेकिन जब ये फैमिली आई है ना, सॉर्गन ने क्या किया कि उसके अंदर जूस में डंडी खत्म हो गया। तो ऐसा होता है, हर जीन फैमिली हर प्लांट के अंदर डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुई होगी। नहीं लगी समझ? आपने ये इंफॉर्मेशन एनालिसिस करके, एक्सपेरिमेंट करके, डाटे को एनालाइज करके आपने अंडरस्टैंड करना है व्हाट दिस जीन फैमिली इज एक्चुअली डूइंग। मेरे अपन क्या, एक राशिद खान अच्छा प्लेयर है, अफगानिस्तान की टीम के साथ खेलता है, लेकिन जब वो लाहौर के अंदर के अंदर आता है तो क्या उसका रोल है? क्या वो चेंज हो गया? क्या वो टीम को जिता सका? क्योंकि वो क्यों नहीं जिता सका, फर्ज किया उसके अंदर उसको गुलाम मोहम्मद नबी भी था उसके साथ, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। लेकिन अब यहाँ पर उसको इन्वॉल्व होने में, वो टीम को जिताने के अंदर उसने कौन सी अपने अंदर या टीम के अंदर मॉडिफिकेशन की? मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? तो आपने, यू विल बी वेरी क्रिएटिव, आपने अब क्रिएटिव बनना है, आपने एनालाइज करनी है चीजें, वो जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करनी है। वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बहुत उनके अंदर डाटा एनालाइज हुआ है, वो ट्रेन है, वो बड़े उनको ऑलरेडी इस तरह का सीक्वेंस का डाटा रेंज एनालाइज कर करके ना, वो कहते हैं बापे बने बने क्या बने हैं, जिसको मशवरा देते हैं हम, महमूद अली खान, जब हम उससे मशवरा लेते हैं बाबा यार बड़ा कम बड़ा, ठीक है, और एक्सपर्ट बैठे होते हैं टीवी के ऊपर, अभी अगला पाकिस्तान का कल्चर क्या होगा, अभी सियासत क्या होगी, हुकूमत कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही, जंग होगी तो क्या होगा, जंग नहीं होगी तो क्या होगा, हालात वो उनको पता होता है क्योंकि उन्होंने बड़ा डाटा एनालाइज किया होता है, उन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं, उनको मिडिल ईस्ट के हालात के ऊपर पता होगा, उनको यूक्रेन वार के साथ क्या हो रहा होगा, एटलीस्ट वो सारी सी प्रिडिक्शन कर देते हैं। हमारे ये सॉफ्टवेयर जो है ना, जिस बंदे ने ये डेवलप किया हुआ ना, उन्होंने इनको ना बड़ा ट्रेन किया हुआ है, जितना हम हॉर्स को ट्रेन कर लेते हैं कि अब इससे इसके ऊपर मैं घोड़सवारी करूंगा, ये अच्छा, अगर अच्छा ट्रेन ना हुआ हो, इसमें मैं जो सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा ना, वो बड़े सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो ऑलरेडी ट्रेन हुए हुए हैं। ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर आप ऐसा थोड़ा देखो। मेरी बात को समझ आई ना? अब मैं इस यहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज थोड़ी सी आपको शुरू में बताऊंगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है, ऐसा डेटाबेस यूज करना है जो ऑथेंटिक है। अब पाकिस्तान के अगर नेशनल को आइडेंटिफाई करना तो हम नादरा डेटाबेस में ही जाएंगे ना। अगर हम तुम चले जाओ अफगानिस्तान के डेटाबेस, वो समझ आ गई आपको? इट्स माई ड्यूटी टू ट्रेन यू एज वेल, कि तुम भी हॉर्स की तरह अच्छा हॉर्स वाला जो राइडिंग अच्छी कर सके, अच्छी कलावादियां खा सके। यू गॉट माई पॉइंट ना? आप अच्छा, लेकिन जब आप ये काम कर लोगे फिर आप खुद ट्रेन हो जाओगे। जब आप आगे किसी स्टूडेंट को बताओगे, आपके पास इतना ह्यूज नॉलेज होगा कि यू कैन ट्रेन टू अदर स्टूडेंट एज वेल। अदर कभी अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को, अपने जो जूनियर्स हैं उनको यू कैन ट्रेन दैट। इस तरह इसमें हमने ट्रेन किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ 40 50 60 स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं वो घर बैठ के
ये सारा काम अब वो कर लेते हैं और उस बेस के ऊपर दे आर गेटिंग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। अब उनको गोरों को ऐसा बंदा चाहिए होगा जो दे कैन इजीली एनालाइज द डाटा, दे कैन इजीली इंटरप्रेट द डाटा और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सके और एक्सपेरिमेंट कर भी सके। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा मैं करवा लिया हूँ। अपने जो मंगाना तो मेरे या अपनी मंगाना तो मैंने मैंने भेज दे। ओके। और हाँ ठीक है, कर लूंगा कर लूंगा। ओके ओके। अच्छा बच्चों समझ आई? जी। हाँ हाँ। ये ऐसे पढ़ा रहे तो बीस से ज्यादा हमारे उसको कोई कौन पर अगर ए ए डी है ना, ए जी ए सी तीनों एलानीन को कौन करेगी? देखो अच्छा ये इस तरह की दो म्यूटेशन है। फर्क किया ए ए टी बचे। अगर ए ए टी है ना, इससे फर्क किया बनना है शेरीन। लेकिन अगर ए ए सी हो इससे भी शेरीन बनता है। तो ऐसे भी कई कोडान है जो एक से ज्यादा अमीनो एसिड को भी कई एक से ज्यादा कोडान है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। नहीं फंक्शन ही सेम ही रहेगा। अच्छा लेकिन फर्क किया अगर यहां पर सी की बजाय टी आ जाए फिर कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? सेरीन ही बनेगा। ठीक है, इट मींस डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज आएगी, प्रोटीन के अंदर चेंज नहीं आएगी। प्रोटीन के अंदर अच्छा इसे कहते हैं है? मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ ठीक है। अच्छा फिर हम क्या करेंगे कि उसको इसको कहेंगे नॉन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। नॉन भी सब्स्टिट्यूट हुआ है लेकिन नॉन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन हुई है लेकिन अमाइनो एसिड के अंदर चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए म्यूटेशन की वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो जाए उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ये भी आपको बताऊंगा कि आगे कैसे आप एक जीन फैमिली के अंदर कैसे ये म्यूटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ लेकिन अगर यहां पर ए वाला चेंज हो जाए यहां पर और ये कैट कोड करता है ल्यूसीन को, तो तब अमाइनो एसिड के तो चेंज आएगी तब अमाइनो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने रेज किया है कि एक कई कोडान है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रोलीन है ना प्रोलीन उसको 4 कोडान कोड करते हैं। प्रोलीन पी उसको कहते हैं, सीसीयू, सीसीसी, सीसीए और सीसीजी। ये चारों हमारे प्रोलीन को ही कोड करते हैं। हिस्टडीन को 2 करते हैं जिसको एच कहते हैं, सीएटी, सीएसी। हिस्टडीन ये मैं आपको इसका टेबल को कोड ऑन सारा भेज दूंगा ग्रुप में ना। समझ आ गई आपको? तो इस तरह करके आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कैसे जो जो कल मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपने ना डेटाबेस उसमें से ब्लॉक कैसे करना है। आप देखिए आज आप लोगों ने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं ठीक है, और आप लोगों ने दूसरा काम क्या करना है कि अपना टॉप को फाइनल कर लेना। आज रात 12 बजे तक आप लोगों ने हर बंदी ने जीआर को भी और मुझे भी टॉपर सेट कर रहा है। फिर आपने ना एक उसकी लिस्ट बना देनी है जीआर सीआर सीआर आप उस्मान वो तो चला गया तुझे मतलब। अच्छा आपने ना एक लिस्ट बना दी कि ये जनोवाइड डॉग इन इसके ऊपर काम करेंगे। आप सारे डॉग पे काम कर ले, सारे किस पे काम कर ले? डॉग पे, लेकिन क्रॉप डिफरेंट कर ले, क्रॉप डिफरेंट कर ले ठीक है। जनोवाइड एनालिसिस ऑफ डॉग इन कॉफी अरेबिका, genome-wide analysis of dog in sorghum bicolor, genome-wide analysis of dog in wheat,
You know what else? Dog in cotton, something like that ना. Mango, जिसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ उस पे काम करना है, ये अब आपने सोचना है. आपने गूगल स्कॉलर में, और फिर मैं आपको उससे नेक्स्ट स्टेप बता दूंगा. फिलहाल जस्ट आपका अभी काम क्या है, टॉपिक सिलेक्ट करना है. Hopefully you enjoy the lecture today.